डेटा एंट्री एक बहुत ही रोजगार परक विषय है और इसके बारे में एक फ्री कोर्स आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं इसी वीडियो के अंदर। ये कोर्स आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप बनने की सोच रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। इससे पहले भी एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया था डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, जिसको लगभग 1,30,00,000 लोगों ने देखा और अपना बहुत प्यार दिया। इस वीडियो के अंदर भी आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं जिससे आपकी जो डेटा एंट्री है उसके जो स्किल्स हैं वो बहुत ही फाइन होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा एंट्री होती क्या है। देखो, हम जब भी कहीं जाते हैं और अपने दिमाग में अगर हम ये रख के जा रहे हैं कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को पूरा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा एंट्री ऑपरेटर को वो तरीके आने चाहिए जिनसे वो तेजी से दिए गए डेटा को फीड कर सके या एंटर कर सके। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि एमएस एक्सेल बहुत ज़्यादा डीपली तरीके से आना चाहिए। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा को फीड करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना और कैसे तेज़ी से फीड करना है। दूसरा, आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि डेटा आपको किसी भी भाषा में मिल सकता है, इंग्लिश में भी मिल सकता है और हिंदी में मिल सकता है। अगर आपको दोनों टाइपिंग नहीं आती हैं तो आप वहीं फेल हो जाओगे। तो डेटा एंट्री के लिए टाइपिंग भी ज़रूरी है और आपको वो टिप्स पता होना ज़रूरी है जिससे आप डेटा एंट्री तेज़ी से कर पाओ। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो जो 1,30,00,000 लोगों ने देखा है और प्यार दिया, तो उसको थंबनेल में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो उसको जाके देखो। और दूसरा, हिंदी टाइपिंग के पूरे कोर्स का लिंक जहां से आप सीख सको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी जाके आप सीख सकते हो। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी, चाहे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाह रहे हो चाहे नहीं, फिर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की होंगी। अब सीधे आ जाते हैं हम एक्सेल की शीट पे। डेटा एंट्री ऑपरेटर का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है डेटा के लिए शीट को प्रिपेयर करना, और एक सिंगल क्लिक के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आपको शीट को प्रिपेयर करना। और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि यहाँ पे टेबल कैसे बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सेल में टेबल बनाते होंगे, इस तरह से सेलेक्ट करके आप यहाँ से जाके ये सिलेक्शन करते होंगे, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर आप किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ना तो आप उसे फिल्टर करा पाओगे, ना ही आप उसको शॉर्ट करा पाओगे बहुत आसानी से। तो इसके लिए सिंपल ये है कि जितने आपके पास कॉलम है, यहाँ पे मैं बच्चों के रोल नंबर का डेटा आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा के और उसको फीड करके दिखाऊंगा। बाकी आगे जो और चीज़ें हम सीखेंगे वो आपको आगे मिलती चली जाएंगी एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जितने भी कॉलम हैं आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करिए। Ctrl+T जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, एंड यहाँ पे ये जो टेबल का सिलेक्शन है आ जाएगा। इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, Ctrl+T से वो सिलेक्ट हो गया, बस यहाँ पे टिक लगा लो, माई डेटा हैज हेडर, एंड ओके कर दो। तो देखो 1 सेकंड के अंदर यहाँ 6 कॉलम वाली एक जो टेबल है वो बन के आपके पास आ गई है, डिज़ाइन भी हो गई है। अब यहाँ पे देखो पहले से आपको कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है। डबल क्लिक करके आप यहाँ पे अपने कॉलम में इसकी जगह कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम स्कूल का डेटा बना रहे हैं। यहाँ क्लास आ गया, यहाँ रोल नंबर आ गया, ठीक है, और इसके बाद डाल देते हैं एज। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अगर नंबर डालने हैं तो वो फिल करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से लेके मानो कि इस टेबल के अंदर ये 15 कॉलम है। अब 15 कॉलम कैसे गिनोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे, आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा ऊपर ही, ऊपर वाले उस कॉर्नर वाले जब एरिया में आप देखोगे बिल्कुल कोने में जो दिख रहा है 16R/1, यानी 16 रो हैं और एक जो है यहाँ पे कॉलम है। अब कैसे डालेंगे एक साथ में, अगर एक एक करके डालोगे तो आप अलग तरह से आएगा और सेम टाइप से डालोगे तो अलग तरह से आएगा। तो हम यहाँ पे फिल वाली कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो फिल सेक्शन है वो होता है यहाँ पे, और डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो पहले हम यहाँ पे बना लेंगे 1, एंड यहाँ से हम चले जाएंगे फिल ऑप्शन पे, सीरीज पे, एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम को। स्टेप वैल्यू हम डालेंगे 1, क्योंकि 1 के बाद हमें 2 लेके आना है, और स्टॉप वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे 16। एंड जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर ये 16 जो हमारी क्रम है वो साथ में आ जाएंगे। 16 हो या 1600 हो, आप बस क्लिक कर दो। अगर यहाँ पे 16 ना लिख के मैं 1600 भी लिखता, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अगर मैं 1600 भी लिख देता तब भी वो आता। कॉलम ज़रूर सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इस तरह से चलना है। एंड यहाँ पे अगर मैं 1600 भी लिख देता और क्लिक करता तो देखो 1 सेकंड में यहाँ पे जो 1600 कॉलम है वो बन के तैयार हो जाते। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूँ
तो देखो 1600 गिनतियाँ एक बार में बिना स्क्रॉल किए बन के तैयार हो जाती। अब देखो अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड डालना है तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पहली बार फर्स्ट लिख दो, ठीक है। अब फर्स्ट लिखने के बाद में अगर ये आपको छोटा बड़ा करना है कैसे भी करके ऐसे कर दो, एंड फर्स्ट लिखने के बाद में इसको आप सेलेक्ट करो इस तरह से, एंड आप कंट्रोल 1 प्रेस करो, और कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद इसे सुपर स्प्लिट पे क्लिक कर दो। हमने एसटी सेलेक्ट करके किया है एंड ओके किया और एंटर किया तो देखो ये ऐसे करके आ जाएगा, और बस इसको पकड़ के खींचो, आपको एनडी आरडी ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने आप ही इस तरह से आपके जो नंबर हैं उनको टाइप कर देगा। तो ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नंबर और नाम लिखने के लिए तो तरीका आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से आप जैसे कोई भी डेटा एंटर करोगे तो आपको टैब बटन का प्रेस करना है। टैब प्रेस करते जाओगे, आप आगे वाले कॉलम में चलते चले जाओगे और एंटर प्रेस करोगे, सेम जहाँ से आपने टैब प्रेस किया है वहीं पे आप वापस आ जाओगे। जैसे अगर नेम और फादर नेम के बीच में वर्क करूँ तो नेम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मानो मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। अब फादर नेम पे क्लिक करके मैं एंटर करूंगा तो दोबारा से नाम वाले में आ जाएगा। ये जो चीज़ है वो डेटा एंट्री प्रोसेस को बहुत ही फास्ट बनाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद में अगर आप फिल्टर करना चाह रहे हो तो देखो यहाँ पे आपको फिल्टर करने का भी जो ऑप्शन है वो बहुत आसानी के साथ में मिल जाता है। आप शॉर्ट करा सकते हो नेम वाइज। मैं नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ जिससे आप शॉर्ट देखो, आपके नॉर्मल तरीके से मैं नंबर डाल के दिखाता हूँ शॉर्ट कराना कितना आसान है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो स्मॉलर टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक क्लिक के अंदर आप यहाँ पे शॉर्ट करा पाओगे। टेबल बनाने का ये फायदा है। तो अभी हमने जाना कि टेबल कैसे बनाते हैं। अब आगे की चीज़ें आपको समझने के लिए कि आगे मैं लेसन वाइज जो चैप्टर है उनको ऐड करता जा रहा हूँ, आप देखते जाओ, आपको बहुत मजा आएगा सीखने में। सरल तरह से मैंने बताया है। तो पुराना जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लेना, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे अभी 80% की छूट चल रही है। ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको ये कोर्स दिखेगा। ऐड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड pcskill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है, अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। ये कुछ इस तरह की आपकी जो शीट है वो आपने प्रिंट कर ली है या आपको प्रिंट की हुई मिली है। अब इस शीट को, इस डेटा को, हो सकता है कि इससे भी बड़ा हो, कुछ इस तरह का डेटा आपको मिल जाए, तो इस तरह के डेटा को आपको अपने एक्सेल में एडिट करना है। उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, मैं 2 तरीके इस वीडियो में बताने वाला हूँ और दोनों तरीके ही बेस्ट हैं, आप दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे यहाँ पे आपको दिखाई देगी एक ऐप जिसका नाम है एक्सेल। अब ये ऐप आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है और यहाँ से इसको ओपन करना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको आपके पहले के और भी ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। आपको ये प्लस के निशान पे टैप करना है। यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक सेल है ये दिखेगा, इस पर आपको यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे किसी भी सेल पे तो नीचे वाले हिस्से में आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कैमरा आ जाएगा। कैमरे से सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट का एक फ़ोटो खींच लेना है। ये मैंने डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच लिया है और यहाँ पे ये कुछ नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने लग जाएगा। ये देखिए, ये आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट होके आ गया है। कुछ जो सेल हैं वो पिंक कलर के आपको नज़र आएंगे, मतलब एक बार इनको पढ़ लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ये जो इस सॉफ्टवेयर ने ठीक से पढ़े हों। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको ओपन का बटन दिखाई देगा, इस पर टैप कर दीजिए, ओपन एनीवे, और ये आपका डेटा एक्सेल की शीट में आ गया। ये देखिए सारा डेटा आ गया। अब क्या करना है, ये एक्सेल की जो शीट है ये आपको सिर्फ अपने ईमेल पर भेजना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये डेटा को सेंड करने का। यहाँ पे आप टैप करिए शेयर कराने के ऑप्शन पे और यहाँ पे शेयर एज अटैचमेंट पे टैप करिए
वर्कबुक पे टाइप करिए और यहाँ पे देखिए आपको जीमेल का ऑप्शन मिल जाएगा। जीमेल से बस इसको अपने मेल पे मेल कर लीजिए और ये डेटा आपको आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा। इसे ओपन करके देखेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका। चलिए अब दूसरे तरीके को समझ लेते हैं। तो फ़ोन में अगर सॉफ्टवेयर डालना और उसके थ्रू आपको डेटा ट्रांसफ़र करना अगर इतना टफ लग रहा है, यार ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, यहाँ से मेल करूँगा वहाँ पे भेजूँगा, तो एक शॉर्ट इसका तरीका और भी है। और वो तरीका ये है कि आपके ऑफिस में अगर इस तरह का कोई स्कैनर है तो स्कैनर में बस ये सिंपल एक पेज लगा लीजिए इस तरह से और इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद इसको कंप्यूटर में ले जाइए और फिर एक और बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ कि इसको भी कैसे OCR के थ्रू इससे भी कैसे आप डेटा निकाल सकते हैं, इस इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने स्कैनर का ऐप खोला है और कितनी देर में मैं इस फाइल को कन्वर्ट करूँगा ये आप यहाँ पे देखिएगा। मैं इमेज पे जाऊँगा और मैं इस इमेज को स्कैन करूँगा। तो जितना टाइम स्कैन होने में लगेगा और जितना फाइल को कन्वर्ट होने में लगेगा वो टाइम आप नोट करिएगा। तो यहाँ पे जो इमेज है वो स्कैन होके आ गई है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। हम कर लेते हैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, आज का डेट देते हैं 25/6/2022 एंड इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, बस सिंपल अभी एक काम किया। इसके बाद हमें MS वर्ड ओपन करना है। तो यहाँ पे हम MS वर्ड ओपन कर लेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और यहाँ पे उस इमेज को इंसर्ट कराएंगे। तो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में था ये इमेज और आज की डेट में था, ये हमने इंसर्ट करा लिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको क्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्रॉप कर लेता हूँ। जितना हिस्सा इमेज का है, जितना चाहिए आपको, या टेबल आपकी जितनी बड़ी है उतना हिस्सा आप इसको क्रॉप कर लीजिए। इसको यहाँ से डन कर दीजिए। अब देखो सिंपल क्या काम करना है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है ना, आपको एडिट करना है। तो इसको सेव एज पे आप जाइए, ब्राउज़ फोल्डर में कहीं भी जहाँ आपको लगे। मैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में इसको सेव करूँगा। इसको यहाँ से PDF में सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे भी मैं PDF में डेट देता हूँ 25/6/2022 एंड ये डेट देने के बाद PDF में मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये PDF बन चुकी है इस फाइल की। ये मैं बता रहा हूँ बिना मोबाइल के अगर आपको करना है तो कैसे करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब सिंपल आपको क्या करना है, PDF फाइल को यहाँ से ओपन करना है। ब्राउज़ फोल्डर से जाके ये PDF फाइल है और मैं PDF फाइल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमसे पूछेगा वर्ड विल नाउ कन्वर्ट योर PDF टू एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन हो जाएगा। ओके कर दीजिए बस और थोड़ी देर वेट करिए। ये देखिए, ये यहाँ पे आपकी जो PDF है वो OCR के थ्रू कन्वर्ट हो गई है। अब एक्सेल में ले जाना तो बहुत आसान है इसको। तो यहाँ से बस कॉपी करिए, एक्सेल को खोल लीजिए। मैं यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ और आपकी जो टेबल है वो एक्सेल में ये आ गई। सो है ना बढ़िया। आप बड़ी आसानी के साथ में अपनी किसी भी टेबल को, किसी भी पेपर को 1 से 1.5 मिनट के अंदर, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एडिटेबल डॉक्यूमेंट में। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफ़र शीट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास केवल 4 यहाँ पे रॉ मैंने बनाए हैं, जिसमें नेम, एज, एड्रेस और सेल दिए हैं। 2 कॉलम है हमारे पास, दूसरे कॉलम में बस हमें कुछ टाइप करना है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करेगी। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है इसमें मैं जो डेटा एंटर करने वाला हूँ वो मेरे दूसरी शीट में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा सिंपल इस बटन को प्रेस करने पर। और ये आप भी बना पाएंगे घर पे, बहुत आसानी के साथ में आप सीख जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे होगा। सो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोई भी एक वर्ड। तो मान लीजिए मैं राम यहाँ पे टाइप करता हूँ। उनकी एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एड्रेस के लिए मैं कोई भी शहर का नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे उनकी सेल में लिख देता हूँ। मानिए 3000 की इन्होंने सेल की। यहाँ पे दूसरी शीट पे राम पहले से टाइप किया हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद सिंपल मैं इसको यहाँ से जब एंटर करूँगा तो देखिए क्या होगा। एंटर करने पे यहाँ से डेटा चला गया और यहाँ पे डेटा वो आ गया जो हमने नया वाला भी टाइप किया था। इसी तरीके से अगर मैं इसके बाद भी और कुछ टाइप करूँगा, जैसे मानिए मैंने सीता लिखा, एज लिखी 25, एड्रेस डाला और इनकी सेल मैंने यहाँ पे डाली 2000 और इसको भी अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो ये डेटा यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल तरह से हम सीखने वाले हैं कि ये जो डेटा शीट है वो हम कैसे बनाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से न्यू फाइल पे जाना है और एक ब्लैंक शीट आपको यहाँ पे ले लेनी है।
ठीक है, बहुत मिनिमम कॉलम्स के साथ मैं इसको बताऊंगा ताकि आपको बिना कन्फ्यूज़न ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे सिंपल आप नेम टाइप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे एज टाइप कर दीजिए और यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है, अगर सेल भी लिखना चाहते हैं तो सेल भी टाइप कर दीजिए। आप ये सेल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह से बॉर्डर कर दीजिए। अच्छा, आप ये वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाली जो पूरी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप अपनी मन के हिसाब से, मनचाहे हिसाब से आप कॉलम बढ़ा सकते हैं, रो बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ाने के बाद में आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये मैंने जो डेटा लिया है इसको मैं अगली शीट पे ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और अगली शीट पे ले जाने के बाद में अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि अप टू डाउन है, अब इसको मुझे ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के बारे में मैं पहले ही आपको कई सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आपको डेटा वर्टिकली से हॉरिजेंटली करना है तो सिंपल आपको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा हॉरिजेंटल था वो वर्टिकल हो जाएगा और जो वर्टिकल होगा वो हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो ये आपको अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा कॉलम है, तो आपको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये शीट थी वो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गई है। अब यहाँ पे सिंपल हम एक जो डेटा एंट्री है वो कर देंगे, या तो सिंपल यहाँ पे हम 1 2 3 4 नंबर डाल देंगे। अब ये मैंने क्यों डाले हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये नंबर डालने की। हमने सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स के लिए नंबर दे दिए हैं, जो हमारे रॉ थे वो हमारे कॉलम हो गए और उनके लिए हमने एक नंबर दे दिया, सिंपल। अब यहाँ पे हम पहली वाली शीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर एक डेवलपर टैब दिखाई देगा। अगर ये टैब आपको नहीं दिखता है तो आपको एक्सेल के ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन पे या कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन में मेन टैब में आपको यहाँ पे डेवलपर टैब का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको टिक लगा देनी है। अगर नहीं लगी है तो इस पे टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे ओके करेंगे वैसे ये जो डेवलपर टैब है वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और इस डेवलपर टैब में ये जो ऑप्शन है मैक्रो वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसी की मदद से ये सारा काम हम करने वाले हैं, क्योंकि मैक्रो क्या करता है कि आप जो भी स्टेप लेते हैं एक्सेल के अंदर में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, मैंने एमएस वर्ड में भी आपको मैक्रो बताया है, तो वहाँ पे वो आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता जाता है और जैसे जैसे आप स्टेप लेते जाएंगे वो स्टेप आपके सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे और बाद में जब आप मैक्रो को रन करेंगे तो आपके बिना कुछ किए ही वो सारे काम खुद से हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर अगर मैक्रो अगर आपको सीखना है तो ऊपर मैंने इसका लिंक दिया है आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके भी आप वो वीडियो देखिएगा। बेसिक वाला अगर आपको नहीं आता है बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। फिलहाल में चलिए इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक डेटा यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं ताकि हम अगली शीट पे वो डेटा डाल पाएँ। तो यहाँ पे हम डेटा डाल देते हैं। ठीक है, श्याम हमने नाम लिखा, एज 25 डाल दी और यहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया आगरा का और यहाँ पे सेल डाल दी 3000। अब इसको थोड़ा सा सेंटराइज कर लेते हैं इधर से और फिर उसके बाद मैक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे दोनों शीट्स दिखाई देंगी। तो पहली शीट पे आ जाइए और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का बटन प्रेस करिए। जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से आपको मैक्रो को एक नाम दिया जाएगा। आप चाहें तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम देते समय ध्यान रखिएगा कि उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डाटा एंट्री टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखा है। अगर मैं स्पेस रखूँगा तो आपको कुछ इस तरह का एरर दिखाई देगा। तो स्पेस नहीं रखना है, यहाँ पे आप जो भी टाइप करें वो एक दूसरे से चिपका के टाइप करें लेटर्स को। इसके नीचे आपको शॉर्टकट की का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये शॉर्टकट की का मतलब ये होता है कि अगर आप बटन नहीं बनाते हैं और सिंपल सीधे कीबोर्ड से वो शॉर्टकट की प्रेस कर देते हैं तो आपका मैक्रो रन करने लग जाएगा। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम मानिए कंट्रोल के साथ में सी को अगर हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी से हम और कोई हमारी शॉर्टकट की जुड़ी हुई है या कंट्रोल वी से हमारी कोई और शॉर्टकट की जुड़ी हुई है तो वो उसके साथ में मिसमैच कर सकती है। तो
अगर आप बना रहे हैं तो शिफ्ट को भी यूज़ कर लीजिए और उसके साथ में फिर और कोई की को प्रेस कर दीजिए। तो हो सकता है कि ये की पहले से वर्किंग ना करती हो, कोई शॉर्टकट ना हो इसके बारे में, और इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जो हमने शॉर्टकट बनाया था वो क्या था। अब यहाँ से जैसे इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो जाएगी और आप जो भी स्टेप लेने वाले हैं आगे वो आपके रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें लेना है कि कॉलम नंबर 1 पे जो नाम लिखा है उसको हमें कॉपी करना है। तो कंट्रोल C हम प्रेस करेंगे और कॉपी हो गया। अब शीट नंबर 2 पे हम जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार करनी है, उसके बाद ये सब कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम नेम पे जाएंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले वाले सेल पे क्लिक करेंगे और मैक्रो को बताएंगे भाई तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे जाना है। लास्ट एंट्री पे मैक्रो को पहुँचाएंगे क्योंकि उसे ये भी बताना होगा ना कि ब्लैंक सेल्स कहाँ पर हैं, कैसे दिए गए हैं। तो क्योंकि वो कंप्यूटर है तो आपको बिल्कुल शुरू से ज़ीरो से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। आप कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्रो लास्ट वाली एंट्री पे पहुँच जाएगा। अगर आपके पास 20 एंट्री हैं, 30 एंट्री है, 40 हैं तो अपने आप खोज लेगा कि लास्ट वाली एंट्री कौन सी है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का जो बटन है ये ऑन कर देना है और इसके बाद में आपको कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा कि उसे पता चल जाएगा कि लास्ट वाली एंट्री पे आने के बाद फिर कहाँ जाना है, तो ये भी उसको बताना पड़ेगा। तो ये लास्ट वाली एंट्री पे आने के बाद रिलेटिव रेफरेंस का मतलब है वहाँ जाना है आपको। सो वहाँ हम आ गए हैं और यहाँ इसके बाद आपको इसे पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया था पहला वाला नाम। अब रिलेटिव रेफरेंस ऑन ही रहने देना है और लेफ्ट एरो की को प्रेस करना है ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो अगले सेल में चला जाए। इसके बाद इसे ऑफ कर दीजिए। अब देखिए बहुत सारा हमने काम कर लिया है, बहुत थोड़ा सा काम बचा है। अब यहाँ पे शीट नंबर 1 पे आ जाइए और डाउन एरो की करके आपको कंट्रोल C करना है, एज को कॉपी करना है। दोबारा शीट 2 पे चले जाइए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद रिलेटिव रेफरेंस ऑन करिए, अगले सेल में जाइए, इसको ऑफ करिए, फिर दोबारा से एड्रेस को कॉपी करिए, शीट 2 पे आइए, इसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर से अगले सेल में बताने के लिए फिर से इसको ऑन करना है। अगले सेल में आ गए हम, इसको ऑफ कर दीजिए, शीट नंबर 1 पे आइए, डाउन एरो की प्रेस कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर से एक बार और लास्ट बार इसको ऑन करिए, अगले सेल में आ जाइए। अब यहाँ पे ये डेटा हमारा एंटर हो गया है। अब दोबारा से हमें शीट 1 पे जाना है और ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देना है और पहले वाले सेल पे अपने माउस के कर्सर को ले जाना है या पहला वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है। तो इतना सारा काम हमने कर लिया। हमारा मैक्रो ने सारे रिकॉर्ड जो हमारे सारे स्टेप थे वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब कैसे रन करेगा ये हम देख लेते हैं। कोई भी एक यहाँ पे एंट्री डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रोहित, उसके बाद उसकी एज टाइप कर देते हैं, उसके बाद एड्रेस टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे सेल लिख देते हैं। तो 5000 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में सिंपल आपको, क्योंकि अभी हमने बटन नहीं बनाया है तो या तो आपको शॉर्टकट याद हो आप वो प्रेस करें या फिर आप मैक्रो पे चले जाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटा एंट्री वाला मैक्रो आपको दिख जाएगा और यहाँ बस वो आपको सेलेक्ट करना है और रन कर देना है। तो क्या होगा कि जो आपकी एंट्री थी वो आपके अगले सेल में चली जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे पहली एंट्री थी हमारी जो हमने ये की थी श्याम 25 आगरा 3000 एंड दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे आ गई रोहित 36 आगरा 5000। ठीक है। तो अब यहाँ पे शीट 1 पे हमें बटन बनाना है। इसके लिए तो बटन बनाना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट पे और यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा। बटन को इस तरह से आपको यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे असाइन मैक्रो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप बटन बनाएंगे तो डेटा एंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो बटन 1 आ गया। अब यहाँ पे बटन 1 पे आप रीनेम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एंटर लिख देता हूँ। ठीक है, कहीं भी आप माउस का क्लिक करेंगे तो एंटर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे एक कोई एंट्री डालूँगा, सीता 36, इसको भी आगरा में भेज देते हैं और यहाँ से 6000 एंट्री कर देते हैं। बस सिंपल आपको एंटर करना है और आपका जो डेटा है वो अगले सेल में चला जाएगा। शीट 2 पे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ में ये जो डेटा एंट्री है ये कर सकते हैं। अब ये पूरी शीट को आपको मैक्रो के साथ में सेव करना है। अगर आप सिंपली सेव करेंगे तो जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है वो सेव नहीं होगा। आपको फाइल पे जाना है,
सेव एज पे जाना है, कंप्यूटर का सिलेक्शन आप कर लीजिए और यहाँ पे जब आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल वर्कबुक के साथ में ऑप्शन मिलेगा एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको नाम देना है तो वो दे दीजिए, जैसे वर्कबुक 3 में रख देता हूँ वैसे ही, और इसको सेव कर दीजिए। तो अब ये जो शीट आपकी सेव हुई है ये मैक्रो के साथ में सेव हुई है। यहाँ पर आप मेरे सामने एक शीट देख रहे हैं जिसमें ये कुछ नाम लिखे हैं। अब देखो नामों को हमें अलग अलग तरह से अगर लिखना है, मानो अगर आप इन नाम में से जैसे प्रिया पटेल या राजेश शर्मा या ऐश्वर्या मिश्रा लिखा हुआ है और उसमें से आपको सिर्फ फर्स्ट नेम लेना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है आगे का नाम। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ राजेश, एंटर करने के बाद जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो देखो फर्स्ट नेम नाम में से अलग हो गया, मैंने इस वाले नाम से अलग किया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे लास्ट नेम लेना है अगले सेल में, तब भी मुझे सिर्फ लास्ट नेम टाइप करना है, जैसे शर्मा, एंड कंट्रोल ई आप प्रेस करेंगे तो जो लास्ट नेम है वो अलग हो जाएगा। अब मानिए आपके पास एक नाम की लिस्ट है और आपको उसके पीछे जी लगाना है, जैसे प्रिया पटेल जी, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है राजेश शर्मा जी, और एक एक करके आप लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक बार टाइप कर देना है राजेश शर्मा जी इस तरह से, एंड कंट्रोल ई जैसे आप प्रेस करेंगे तो एक्सेल का जो फिल फीचर है वो सभी नाम के पीछे अपने आप से जी लगा देगा। अब मानो शॉर्ट फॉर्म में कहीं आपको सिंपल लिखना है, जैसे राजेश जी, तो मैं यहाँ पे राजेश और जी टाइप करूंगा, यानी मैंने फर्स्ट नेम लिया एंड जी लगाया। तो एंटर करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करने पर आप देखो कि फर्स्ट नाम के जो पीछे है वो अपने आप जी लग जाएगा। और बहुत जगह तो हमको सरनेम के पीछे भी जी लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शर्मा जी, सिर्फ इतना लिखेंगे, इन कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसके पीछे ये जो जी है वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब एक चीज़ और आती है, कहीं कहीं हमें फर्स्ट नेम पहले लेना पड़ता है एंड लास्ट नेम बाद में लेना पड़ता है, तो इसके लिए भी आप इस तरह से कर सकते हैं, पटेल प्रिया, ठीक है, एंड एंटर करेंगे एंड कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देखो इन सब के जो नाम है उनके जो सरनेम है वो पहले आ गए एंड जो नाम है मेन वो बाद में आ गया। इसके बाद आते हैं अपने दूसरे जो इसका शॉर्टकट का जो तरीका है। पहली तो आप समझ ही चुके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। दूसरे ट्रिक की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस बनाना है नाम के साथ में, और ये सेंटेंस मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था ना कि आप सीधे सीधे एक्सेल से कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो वो वीडियो के अंदर भी हमने क्या किया था कि हमने स्पेसिफिक बनाने के लिए, उस मैसेज को स्पेशल बनाने के लिए सभी के नाम और एक खास मैसेज उसके पीछे जोड़ा था। आमतौर पे तो आप कहोगे कि सर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बना देंगे तो सभी को चला जाएगा, लेकिन जब हम किसी को पर्टिकुलर नाम से मैसेज भेजना चाहेंगे तो हम एक्सेल के एआई वाले फॉर्मूले से बहुत आसानी से भेज पाएंगे। तो इस वीडियो का जो थंबनेल है मैंने साइड में दे दिया, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है कैसे आप एक्सेल से व्हाट्सएप वेब पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो नाम के साथ में। तो यहाँ पे भी इसी तरह का हमें मैसेज तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा, देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ, नमस्ते प्रिया पटेल जी, ठीक है, आज आपको मीटिंग में आना है, ठीक है। एक मैसेज हमने तैयार किया, एंटर किया और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया तो देखो एक पूरा मैसेज सभी लोगों के लिए बन गया। अब व्हाट्सएप वेब पे अगर मैं से भेजना तो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया क्लिक करोगे और ये मैसेज सीधे व्हाट्सएप वेब पे ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था कि आप लंबे लंबे सेंटेंसेस भी कंट्रोल ई की मदद से बना सकते हो। अब आते हैं अपने तीसरे तरीके पे, तीसरी ट्रिक पे। अब बहुत जगह हमें एक वर्ड के बाद में जो दूसरा वर्ड है ब्रैकेट में लिखना है। ऐसा अगर आप मैनुअल करोगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन देखो यहाँ पे कितना सरल है। मैंने यहाँ पे लिखा राजेश एंड ब्रैकेट लगाया और जो शर्मा है मुझे मानो उसको ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है, एंड ब्रैकेट मैंने यहाँ से बंद कर दिया, एंटर किया एंड कंट्रोल ई प्रेस किया। अब देखो सभी जो नाम है, जो सरनेम है, उनके पीछे यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो आ गया। मैनुअल करके देखना कितना कठिन होने वाला, यही वाला काम सरल नहीं रहेगा, बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन देखो कंट्रोल ई की मदद से हमने इसको कितने आसानी के साथ में कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। अब देखो आपके पास में ये अलग अलग जो ईयर है वो दिया गया है, मंथ है वो दिया गया है एंड डेट है वो दी गई है। अब इसे कंबाइन करके एक डेट आपको बनानी है अलग अलग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अब मानो मुझे डेट लिखनी है तो मैंने लिखा 25-8, मैं 0 नहीं लगाऊंगा, मैंने 8 लिखा एंड 2024, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, देखो सारी डेट कंबाइन होके आपके सामने आ गए। इसी तरह से अगर आपको स्लैश लगा के यहाँ पे लिखना होता तो आप लिखते
2024 एंटर करते और कंट्रोल ई दबाते तो सारे डेट्स इसी फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे आ जाते। हमने कुछ फ्यूचरिस्टिक डेट भी लिखे हैं जैसे 2034 और 35, तो जब भी आएंगे तब आप देखना कि शायद ये वीडियो तब तक रहे, देखेंगे क्या होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली ट्रिक की तरफ, जो कि ये ट्रिक है। देखो हमने एक वीडियो में बताया था कि मोबाइल नंबर के आगे आप +91 कैसे लगा सकते हो, लेकिन देखो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कंट्रोल ई की मदद से कैसे लगा सकते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो कॉलम है ना इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो, फिर +91 लिखो। अब जितना स्पेस देना है नहीं देना है जैसे भी है, मोबाइल नंबर टाइप कर दो, जैसे मैं ये वाला नंबर टाइप कर देता हूं, ठीक है। और एंटर करके मैं जैसे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो मेरे जितने भी सामने मोबाइल नंबर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे +91 लिख के आ जाएगा। अब बहुत जगह हमको मोबाइल नंबर छिपाने भी पड़ते हैं, उसके पीछे हमें XX या ऐसा कुछ भी लिखना पड़ता है ताकि लोगों को ना पता चले। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप दूसरे वाले मोबाइल नंबर के आगे सिर्फ इस तरह से XXX टाइप करो, एंटर प्रेस करो और कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो देखो इस तरह से आपके मोबाइल नंबर के पीछे के जो नंबर हैं वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अब हमने अगले ट्रिक की तरफ। देखो यहाँ पे कोड लिखा है, अब उस कोड में जो साल है वो दिया गया है। अगर आपको वहाँ से साल निकालना है उस कोड के अंदर से, तो बस आगे आपको पीछे के जो साल हैं वो टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे 1986 टाइप करूँगा और कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो वो जो साल हैं इस कोड के अंदर से वो निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके किसी टेक्स्ट के अंदर स्पेस नहीं लगा है और आपको इस तरह से स्पेस के साथ में वो टेक्स्ट चाहिए तो बस आप इस तरह से टाइप करो, जैसे मैं ये जो पूरा वर्ड है ये टाइप करता हूँ, या एक काम करो ना, कॉपी करो, पेस्ट करो और एक स्पेस लगा दो। देखो इस तरह से डबल क्लिक करके टाइप अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो स्पेस लगा के आप ऐसे करके करो, कंट्रोल ई प्रेस करो, वो समझ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो अगले सेल के अंदर। तो ये देखो कितना बढ़िया हो गया कि यहाँ पे ये कोड था, इसमें से हमने ईयर भी निकाल ली है एंड इस तरह से स्पेस लगा के भी लिख दिया। अब हर वर्ड के बीच में भी स्पेस लगा सकते हो, तो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे इस वाले सेल में पेस्ट कर रहा हूँ एंड देखो हर वर्ड के साथ में एक स्पेस यूज़ करूँगा मैं। ये देखो इस तरह से ये मैंने यूज़ किया और कंट्रोल ई, देखो हो गया 1 सेकंड के अंदर। तो आपने 3 इडियट्स मूवी ज़रूर देखी होगी और उस मूवी के अंदर एक सीन था जिसमें आमिर खान अपने 2 दोस्तों का नाम लिखता है। यहाँ भी वही नाम लिखे हुए हैं, राजू और फरहान, लेकिन इस कोड के बीच में है। अब ये नाम अगर आपको बाहर निकालने हैं तो आपको कंट्रोल ई का सहारा लेना पड़ेगा और कंट्रोल ई जैसे हम प्रेस करेंगे तो आप देखो इस कोड के भीतर से ये जो नाम है ये बाहर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर ऐसा आपको टेक्स्ट है जिसमें से आपको इस तरह के जो कंटेंट है वो आपको निकालना है, यानी मिडिल में से कोई कंटेंट निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। और अगर ये लास्ट के जो 4 डिजिट हैं ये निकालने हैं तो यहाँ पे ये 4 डिजिट टाइप करो एंड कंट्रोल ई प्रेस करो, देखो ये 4 डिजिट आ जाएंगे। अगर नाम को छोड़ के बाकी सब कुछ टाइप करना है तब भी आप ऐसे कर सकते हो। तो एक बार में मैं ये वाला कोड ले लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और जो बीच का नाम है ना उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। नाम हटा के कंट्रोल ई में प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे वो जो कोड है वो सिर्फ वही आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही पावरफुल है। आप जैसे जैसे मैं यूज़ इसका बताता जा रहा हूँ आपको पता ही चलता जा रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि हमेशा इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। एंड लास्ट में जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको ये नाम दिख रहे हैं, इससे हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। उसके बाद में ईमेल एड्रेसेस बनाए हैं। तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी ईमेल एड्रेस भी बनाने होते हैं। तो अगर आपके पास हिंदी में कोई कंटेंट है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप राइट क्लिक करिए एंड यहाँ से ट्रांसलेट वाले फीचर का इस्तेमाल करिए। ट्रांसलेट वाले फीचर से आप ये जो सारे नाम हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद में सिंपल आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस क्रिएट करने हैं। तो मैंने ईमेल एड्रेस कैसे बनाया है, पहले मैंने सरनेम लिखा है, उसके बाद में नाम लिखा है, फिर @pcskill.in लिखा है। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। तो पहले मैं यहाँ पे शर्मा लिखूंगा एंड उसके बाद नाम लिखूंगा एंड उसके बाद @pcskill.in एंड एंटर करके कंट्रोल ई जैसे मैं प्रेस करूंगा तो आपको देखो सारे नामों के जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो एक बार में ही 1 सेकंड के अंदर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 4 क्वार्टर्स के शीट बने हैं, जिस पे पहली जो शीट है वो जनवरी से लेके मार्च तक की है, दूसरी जो शीट है उस पे जो डेटा है वो अप्रैल से लेके जून तक का है, और जो तीसरी शीट पे डेटा है वो जुलाई से सितंबर तक का है, और चौथी शीट पे जो डेटा है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का है। अब हमारे पास एक शीट और एक्स्ट्रा भी है जिस पे हमने
टोटल डेटा को लेना है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 शीट का डेटा हमें इस शीट पे कंसोलिडेट करना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान लगाइएगा। यहाँ पे हम शीट के पहले वाले जो कॉलम है और जो रो है उसमें क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम डेटा वाले जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे, जो रिबन में आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको डेटा टूल्स दिखेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे भी क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट, नंबर, ये सब दिखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सम करना है। तो हम सम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके बाद आपको जाना है रेफरेंस वाले टैब पे। अब रेफरेंस में क्या करना है, आपको वो शीट का रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला तो ये एक अप एरो है और दूसरा ब्राउज फीचर है। अप एरो के बारे में अभी आपको बताऊंगा, पहले ब्राउज समझ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे इसी वर्कबुक में ये 4 शीट्स बनी है। अगर ये शीट्स किसी और फाइल के अंदर होती या 4 अलग अलग फाइल होती तब मुझे ये ब्राउज फीचर इस्तेमाल करना था और ब्राउज करके उस शीट को सेलेक्ट कर लेना था। लेकिन क्योंकि अभी मेरे वर्कबुक में ये 4 शीट्स हैं तो मुझे यहीं से ये वाला जो अप एरो है ये सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और पहले नंबर वाली शीट पे चला जाऊंगा। यहाँ से ये जो डेटा है इसको इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यानी यहाँ पे मैंने हेडर्स भी ले लिए और नीचे तक डेटा को सेलेक्ट कर लिया। ये नंबर्स मैंने छोड़ दिए हैं, मैं बाद में अपने हिसाब से इनको डाल लूँगा। तो अब क्या करना है, ये डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, जो टोटल रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। अब ये जो डाउन एरो है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इस जो रेफरेंस अभी हमने सेलेक्ट किया है उसको ऐड करा लेना है। फिर इसके बाद जैसे हम शीट नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 2 नंबर वाली शीट का जो सिलेक्शन एरिया है वो अपने आप से आ जाएगा और रेफरेंस यहाँ पे आपको टाइप होकर दिख जाएगा। अगर ये नहीं दिखता है तो दोबारा इस पर क्लिक करके आप उस रेफरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से ऐड कराएंगे। ऐसा करने से दोनों शीटों का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे ही हम शीट नंबर 3 और शीट नंबर 4 को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब देखो शीट्स के नाम मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन दिखाई देता है टॉप रो और लेफ्ट कॉलम का। तो यहाँ पे जो टॉप रो है वो हमारी ये है जहाँ पे नाम और महीनों के नाम लिखे हैं और जो लेफ्ट कॉलम है वो हमारा ये है जिस पे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम लिखे हैं। तो अगर ये दोनों हमें फाइनल शीट पे लेके जाने हैं तो ये भी हम सेलेक्ट करेंगे और ये भी हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा और इस पे भी हम क्लिक करेंगे ताकि हमारे जो डेटा यहाँ पे आ रहा है कंसोलिडेट होके वो हमारे मेन डेटा से लिंक हो जाए। इसके बाद जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे जो नाम हैं आपको इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे सारी शीट्स का डेटा, मैं Q1 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखो 475, 124 और 497 आपको दिख रहा है और सेम एज वैसे ही डेटा यहाँ पे आया है और आगे की शीट्स का भी डेटा यहाँ पे इस तरह से आ गया है। अभी अगर आप ये चेंज करते हो, जैसे ये 475 की जगह आप यहाँ पे 100 कर देते हो तो ये यहाँ पे अपने आप बदल जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो या आप जैसे चाहे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर जो कुछ और ऑप्शन है अगर उनके बारे में भी जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम दूसरा जो ऑप्शन है रेफरेंस का वो इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 कॉलम है। मान लीजिए इस 3 कॉलम में डेटा अलग अलग होता और उनको हमें एक ही जगह पे टोटल लेना होता। कॉलम नंबर 1 का एक जगह चारों शीट्स का, कॉलम नंबर 2 का एक जगह चारों शीट्स का और कॉलम नंबर 3 का एक जगह चारों शीट्स का। तो कैसे करते? तो हम दोबारा से टोटल पे जाते और यहाँ से हम क्लिक करते डेटा टैब पर और यहाँ से कंसोलिडेट पे क्लिक करते। रेफरेंस हम वैसे ही चारों का ले लेते जैसे हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना था, यहाँ पे जो टॉप रो है उस पर हमें क्लिक नहीं करना है और ओके कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, आप महीनों के नाम नहीं आएंगे। चारों शीट्स का जो डेटा है वो आपको एक जगह कंसोलिडेट होके कॉलम नंबर 1 का एक जगह, कॉलम नंबर 2 का एक जगह और कॉलम नंबर 3 का एक जगह आपको इस तरह से मिल जाता। और बिल्कुल वही है कि यहाँ पे ये सम आया है, यानी इन चारों शीट्स के पहले कॉलम का सम यहाँ पे आ गया, दूसरे कॉलम का सम यहाँ पे आ गया और तीसरे कॉलम का सम यहाँ पे आ गया। देखो जब एक्सेल में हम कुछ डेटा शीट बनाते हैं तो यहाँ पे कोई पेज तो हमें दिखाई देता नहीं है। जैसे MS वर्ड में दिखता है कि हम कुछ बना रहे हैं तो हमें पेज दिखेगा। अब जब पेज नहीं दिख रहा है, आपने अपना डेटा बना लिया है, उस कंडीशन के अंदर इस पेज सेटअप को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल के अंदर ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। फॉर्मूले के बाद में आपको प्रिंट निकालने से पहले पेज सेटअप आना आवश्यक है। तो देखिए समझते हैं कुछ। सबसे पहले अगर आपके पास जो भी एक्सेल है
उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें प्रिंट कमांड देने के लिए कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ऑफिस बटन दिया होगा वहाँ पे, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और अगर नया एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ये फाइल मेन्यू का ऑप्शन दिया गया होगा। अब फाइल मेन्यू में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, ये प्रिंट के ऑप्शन पे जाके भी आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि भाई प्रिंट निकलने से पहले आपका जो पेज है वो कैसा आपको दिखाई देगा। तो अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ कॉलम है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नंबर और डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आखिर हम कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, मतलब प्रिंट निकलने में कहाँ पे परेशानी आ रही है। सो देखो यहाँ पे कुल मिला के 13 कॉलम है, और जब हम प्रिंट करने जाते हैं इस फाइल को इस तरह से तो आप देखो केवल 5 जो कॉलम है वो एक पेज पे आ रहे हैं। बाकी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखो 39 पेज पूरे यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं, और बाकी आप देखो कि 12-13 अलग पे आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ और कॉलम अलग पे आ रहे हैं। अब क्या करना है कि ये सारे कॉलम एक हेडर पे हमको सिंपल बन के मिल जाए, तो उसके पहले सबसे पहले तो ये कर लो कि आपको प्रिंट निकालने के लिए बार बार वहाँ ना जाना पड़े। तो ये क्विक लॉन्च बार में आ जाओ और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार भी हम इसे कहते हैं, ताकि आपको बार बार आपके प्रिंट वाले ऑप्शन पे ना जाना पड़े। तो सबसे पहली सेटिंग तो ये कर लो। अब जैसे ये सेटिंग आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का है, इस पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब नए वाले एक्सेल में तो देखो यहाँ पे इस तरह का मेन्यू मिलेगा, और अगर पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप कोई भी तो ये पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब देखो कोई भी एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप, चाहे एक्सेल 2007 हो चाहे आपका लेटेस्ट 365 हो, सब में आपको ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, उनको गौर से समझ लो। ये जितनी टेंशन है आपकी सब खत्म होने वाली है, एक्सेल के अंदर आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप पेज सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले पेज दिखाई देगा, और पेज के नीचे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, देखो एक पेज होता है ऐसे खड़ा सीधा आपने ले लिया, और एक पेज आपने इस तरह से लैंडस्केप कर लिया। तो जब हम इस तरह के प्रिंट निकालते हैं जिसमें ज़्यादा कॉलम होते हैं, उसमें हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं और पोर्ट्रेट से लेके हम इसको लगा देते हैं लैंडस्केप पे। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन स्केलिंग का। अब जब आप स्केलिंग की बात करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है कि जब आप पेज को क्या करते थे, कॉलम को छोटा बड़ा करके एक ही जगह पे फिट करने की कोशिश करते थे, ये वही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे स्केलिंग पे क्या होगा, जो आपके डेटा एक बड़े पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है वो एक छोटे पेज के ऊपर आ जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो मैं लैंडस्केप करके इसको ओके करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो क्या हो गया, पेज जो अभी पोर्ट्रेट पे प्रिंट हो रहा था अब वो इस तरह से प्रिंट होगा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे जो पेज था उसके अंदर 12-13 कॉलम थे। मैं एक बार देख लेता हूँ कितने थे, 13 कॉलम थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 9 ही आ रहे हैं, बाकी के जो 4 कॉलम हैं वो कहीं और दूसरे पेज पे जाके प्रिंट हो रहे हैं। अभी भी सेटिंग ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको स्केलिंग का इस्तेमाल करना होगा। स्केलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोबारा से पेज सेटअप के ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे अभी जो स्केलिंग है वो 100% है। अभी इसी स्केलिंग को आप अगर कम कर दे, तो मैं इसको कर देता हूँ मानो इसका आधा 50%, तो क्या असर पड़ेगा आपके पेज प्रीव्यू पे। इसे यहाँ से ओके करते हैं। अब देखो स्केलिंग आपकी 50% हो गई। तो अभी क्या होगा कि 13 कॉलम तो आ गए लेकिन जगह बहुत ज़्यादा छूट गई है। अब बहुत लोग अगर थोड़ी बहुत आपको चाहिए गुंजाइश, तो आप यहाँ से मैनुअल स्केलिंग करके इसको जैसे 90 या 80 पे आप सेट करोगे तो आपका जो कॉलम है वो आपको धीरे धीरे करके सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बार में, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या स्केल बनाना है क्या नहीं, एक्सेल को खोज ले उसको और एक ही पेज पे प्रिंट आ जाए, तब पेज सेटअप पे आपको जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फिट टू वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप फिट टू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा पेज वाइड बाई टेलिंग, मतलब एक तो आपको वाइड और टेल दोनों का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल पहले वाले में 1 भर देना, यानी मेरी जो ऊपर का जो बैनर है, जो हेडर है, उससे फिट करो। नीचे वाला सेक्शन कितना भी आगे चला जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है और आप सिर्फ चाह रहे हो कि हेडर से फिट हो जाए, बाकी तो मैं जितना नीचे चला जाए मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर इसको कर दोगे तो बताऊँगा क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पर आपको 1 भरना है और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो पूरा मैटर है, आप देखो सिंपल एक ही पेज पे आ जाएगा। 13 के 13 कॉलम अपने आप से फिट हो गए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पेज सेटअप में इस वाले ऑप्शन पे जाके, अब इसमें भी अगर आपने 1 भर दिया क्या होगा, तो एक्सेल क्या करेगा, आपको पूरा डेटा श्रिंक करेगा,
इधर से भी कर देगा, नीचे से भी कर देगा और साइड से भी कर देगा और एक ही पेज पे ले आएगा। देखो दोनों में मैंने एक एक भरा और जैसे मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा उसने क्या कर दिया, एक ही पेज पे आके फिट कर दिया। ये गलती मत करना बस, क्योंकि ये गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा, अब ये प्रिंट निकालोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक भरना है और इसको यहाँ से हटा दो, ब्लैंक छोड़ दो इसको और ओके कर दो। तो अभी आप देखो आपका जो डेटा है बिल्कुल फिट हो गया, केवल 14 पेज में, यानी 14 पेज के अंदर ये डेटा आपका आ गया है। अब इसमें और क्या ऑप्शन हमको मिल जाता है, और ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब आ जाता है अगला जो ऑप्शन है वो है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, पेज के दोनों साइड से आपको बराबर बराबर जगह मिल जाती है। ये चारों तरफ जो आप जगह देख रहे हो ना, प्रिंट होने के बाद में ये जगह आपकी खाली बचेगी। अभी मार्जिन आप और बढ़ाना चाहते हो तो अपने हिसाब से बढ़ा लो, अगर घटाना चाहते हो तो घटा लो। अभी जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट से, ये वाली साइड से और ये वाली साइड से, वो 1.8 है। आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा और कम हो जाए, तो हमको दोनों साइड से इसको 1 कर देंगे। तो अभी आप देखना पीछे प्रीव्यू के ऊपर नज़र आप रखोगे तो आपको दोनों साइड से और जगह मिल जाएगी। और आपके डेटा को, अगर कॉलम आपको लग रहा है ना और छोटे आ रहे हैं, तो मार्जिन को कम कर दो, बढ़ाना नहीं है। मार्जिन बढ़ाओगे तो वाइट बॉर्डर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगा, तो मार्जिन को कम कर देना है। ऊपर नीचे से भी लग रहा है कि मुझे और पेज बचाने, देखो यहाँ पे डेटा 15 पेज में आ रहा है, जैसे हमने मार्जिन बढ़ाया तो आगे पेज लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऊपर नीचे से भी आपको मार्जिन और कम कर देना, मार्जिन वाले सेक्शन पे चले जाना है और टॉप मार्जिन भी 1 कर देते हैं और बॉटम मार्जिन भी यहाँ से 1 कर देते हैं। देखो अब हमने चारों तरफ से मार्जिन को कम कर दिया तो डेटा आपका अपने आप से फिर से 14 पेज पे चला गया। तो ये हो गई आपकी मार्जिन वाला सेक्शन, जिसमें हम प्रिंट निकालने से पहले चारों तरफ की जो स्पेस है उसको कम करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके बाद आ जाता है हेडर फुटर का ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया हेडर का मार्जिन हमने 0 कर रखा है। अगर हम यहाँ पे पेज नंबर या कुछ डालेंगे, जैसे पेज 1 by 1, तो देखो यहाँ हमको इस तरह से नीचे दिखाई देने लग जाएगा। अब ये पेज 1 से लेके 14 तक की शीट में ये डेटा चार्ट है और यहाँ पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, अपने फाइल का नाम भी डाल सकते हो। देखो पेज सेटअप में जाके क्या क्या आप कर सकते हो हेडर फुटर में, यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये आपके फाइल का नाम आ गया, ये उसका पाथ आ गया कि अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो उस फाइल को रख दे रहे हो तो कहाँ पे आपने वो रखी है, डेट आ जाएगी। इसके बाद ये देखो पेज नंबर के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि पेज 1 आ जाएगा, शीट का नाम आ जाएगा, आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है शीट का ऑप्शन। अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे इसमें आता है ऊपर प्रिंट एरिया, नीचे रॉ टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, ये जो हेडर है ये केवल पहले ही पेज पे आ रहा है, ये हर पेज पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी परेशानी होती है कि आपने 12-14 पेज प्रिंट कर रखे हैं, बार बार आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम था इसके ऊपर आपने क्या लिखा था, ये जो कॉलम था इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो फिर आपको पहले वाले उस पर जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो हेडर है ये सारे पेज पे मुझे डिस्प्ले करे, तो पेज सेटअप पे चले जाइए और शीट के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने पेज सेटअप ओपन कर रखा है, तो इसको हम जाके पीछे चले जाते हैं और हम जाएंगे पेज लेआउट पे। अब यहाँ भी हमको पेज सेटअप दिख जाएगा। देखो यहाँ हमको मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये देखो वही पेज सेटअप का ऑप्शन फिर से आ गया। अभी यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप वाले ऑप्शन पे इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये एक एरो अलग तरह का बन जाएगा। इस एरो से ये ऊपर वाले दोनों सेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी की पूरी हमने जो रॉ हैं दोनों ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली। फिर इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब दोबारा से हम प्रिंट प्रीव्यू को एक बार चेक करेंगे। तो आप देखो अभी पेज तो हमारे 15 हो गए हैं, लेकिन जब मैं हर पेज पे जाऊँगा तो हर पेज पे जो ऊपर वाला हेडर है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा कि आप 14 नंबर वाले पेज पे भी हो या 12 पे हो या 8 पे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ऊपर मैंने कौन सा जो हेडर था वो लिया था और इस कॉलम में क्या डेटा है। ठीक है, अब ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलो हम यहाँ पे पेज लेआउट इन ऑप्शंस को हमने समझा था। अब आ जाते हैं प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे। देखो प्रिंट एरिया क्या करता है, प्रिंट एरिया में सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रफली लिख रखा है। ठीक है, अब ये मैंने 25 लिखा या 252 लिखा, रफली कुछ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और अचानक से मैंने प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर को कमांड दे दी। तो अब देखो क्या होगा कि प्रिंटर क्या कर रहा है, इंटायर शीट को प्रिंट कर रहा है, ना कि सिर्फ मेरे डेटा को। तो ये जो रफ डेटा है ये यहाँ पे भी आ गया। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कोई कलर मानो यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो क्या होता है उनको हटाना पड़ता है। अब मेरे को ये डेटा भी रखना है और केवल यही प्रिंट करना है, तब हम क्या करते हैं अपनी शीट के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया पे जाना है
अब मानो मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से लेके ये 26 तक का ही एरिया प्रिंट करना है, बाकी का एरिया प्रिंट नहीं करना है। तो सिर्फ मैं ये सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखो यही प्रिंट एरिया मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जब मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी कोई भी जो रफ काम आपने किया है या कोई और शीट में कुछ और डेटा है वो नहीं आएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमको प्रिंट एरिया को क्लियर करना है, हमें कुछ और प्रिंट करना है। ठीक है, वो भी हो सकता है। चलिए बैक जाते हैं। अब यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई देगा दूसरा वाला, क्लियर प्रिंट एरिया। ठीक है, अब ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, बाकी आपका पूरा डेटा प्रिंट होने लग जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई प्रिंट एरिया भी मैं ना लगाऊं और मेरा कुछ और डेटा भी प्रिंट आ जाए, तो सिंपल आपको ये जो पूरा डेटा है जहाँ तक आपको प्रिंट निकालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल P प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला प्रिंट सिलेक्शन का। ये प्रिंट सिलेक्शन वही करेगा जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है। अभी देखो कितना पेज आ रहे हैं, 13 के 13 पेज आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, 8 पेज जो मैंने सेलेक्ट करे थे वही पेज यहाँ से प्रिंट होंगे और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। सो प्रिंट सिलेक्शन को आप समझ गए होंगे, प्रिंट सिलेक्शन कितना ज़रूरी है। आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ हेडर से लेके ये 5 जो कॉलम है, 6 कॉलम है या 10 कॉलम है वो प्रिंट करने हैं, लेकिन प्रिंट एरिया ना मुझे बनाना पड़े। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये सिलेक्शन कर लो, उसके बाद सिंपल कंट्रोल P प्रेस करो तो क्या होगा, सिर्फ आपको वही दिखाई देंगे। लेकिन ये सेटिंग्स से आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा प्रिंट सिलेक्शन को। अब देखो प्रिंट सिलेक्शन में भी 2-3 चीज़ें हैं, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट एक्टिव शीट। ठीक है ना। अब वर्कबुक पे आप क्लिक कर दोगे तो एक बार में आपकी जितनी सारी शीट हैं, देखो हम बहुत टाइम पे क्या होता है ना, कई सारी शीट्स बना लेते हैं, 20 शीट 25 शीट, और एक बार में हमें प्रिंट देना है। एक एक करके आप देंगे तो बहुत समय लगता है। ऑफिस में कभी कभी ज़रूरत होती है कि भाई 10 की 10 शीट बनाई, एक बार में प्रिंट कर दो। सिंपल ऑप्शन है कि आप 10 की 10 शीट को एक बार में प्रिंट करना चाह रहे हो, कंट्रोल P करो और यहाँ से प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे चले जाओ। अब आपकी जितनी वर्कबुक होंगी, जितनी आपने शीट्स बनाई होंगी, सारी की सारी एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। सो ये चीज़ आपके, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इसमें प्रिंट एरिया में एक चीज़ और बहुत अच्छी है। क्या अच्छा है मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखो यहाँ से 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए ऊपर से, ठीक है। अब कंट्रोल को प्रेस किया और नीचे से 3 कॉलम और सेलेक्ट कर लिए, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो ये बीच वाला सिलेक्शन ना चला जाएगा। प्रिंट एरिया पे हमने यहाँ से सेट प्रिंट एरिया किया, अब ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्रिंट आपको देके दिखाता हूँ। देखो अब देखो क्या होगा, ये दोनों सिलेक्शन मैंने अलग अलग सेलेक्ट करे थे, वो आधा देखो एक इस पेज पे आ रहा है और एक अगले पेज पे आ रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हो। कुछ डेटा लिया आपने, अब जो अलग अलग मेरे सिलेक्शन थे ना कंट्रोल के साथ में, उसको एक्सेल ने क्या माना, एक पेज ये बना दिया और एक पेज ये बना दिया। सो इस तरह से आप अपने प्रिंट निकालने के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने मेरे दोस्त शर्मा जी को एक डेटा एक्सेल में फीड करने के लिए दिया। तो ये डेटा आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कुछ महीनों के नाम है और उनकी कुछ सेल्स लिखी हुई है। लेकिन इस डेटा को अगर मैं एक्सेल में आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही सेल में सारा डेटा टाइप कर दिया गया है। और अगर इस डेटा का टोटल आप निकालना चाहें तो आपके लिए टोटल निकालना बहुत मुश्किल है। इस डेटा को आपको दोबारा से सारे सेल्स में अलग अलग टाइप करना पड़ेगा। ये सारी मेहनत आपको अगर बचानी है तो आगे वीडियो में जो टिप्स बताने वाला हूं वो ज़रूर फॉलो कर लेना। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ये डेटा मैंने आपको दिखाई दिया था। यहाँ पे एक बार हम इसे गौर से और देखेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही सेल के अंदर ये सारा डेटा इस तरह से टाइप किया हुआ है। ऐसा अक्सर तब होता है, या तो हम किसी वेबसाइट से कोई डेटा कॉपी करते हैं तो वहाँ पे कुछ सेल्स बने रहते हैं जो कि ज्यों की त्यों यहाँ पे पेस्ट होने के बाद इस तरह के दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो सारा डेटा इस तरह से मुझे दिख रहा है। अब अगर इसे मैं यहाँ से सम भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही सेल में टेक्स्ट भी है और नंबर्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको एक सीरीज में लेके आते हैं, और सीरीज में लेके आने के लिए हमें सिंपल इसको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास भी ऐसा डेटा है तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक नई शीट पे जाऊँगा और यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो हमारे पास जो डेटा है वो अब कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा, जो पहले इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब इस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है कॉलम के अंदर, जो अभी टेक्स्ट के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ट्रिक और इस्तेमाल करना है कि कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डीलिमिटेड का जो ऑप्शन मिलेगा इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डीलिमिटेड्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें कि टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस और अदर्स का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हम अदर्स पे क्लिक करेंगे, टैब से हम ऑप्शन को यहाँ से हटा लेंगे और अदर्स पे जाके हम कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करते ही जो आपका सारा डेटा है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ जो लेटर्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन इनको भी हम सही कर लेंगे। इसके बाद सिंपल अगर आप यहाँ से डायरेक्ट भी फिनिश पे क्लिक कर देंगे तब भी ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे ही नहीं आगे। तो यहीं से हम इसे फिनिश कर देंगे तो आप देखेंगे सारा जो डेटा है वो हमारा अलग अलग सेल्स में आ गया है। अब अगर सेल्स बड़े हैं तो सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लो और यहाँ से अपने जो भी हाइट आपको देनी है वो आप दे दो और यहाँ से कॉलम को भी सेलेक्ट कर लो और यहाँ से जाके आप इसको चाहो तो सेंटर कर लो। और अगर टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कोई भी टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और उसको कन्वर्ट कर दो। मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से कोई भी एक टेबल ऑप्शन ले लेता हूँ। तो कोई भी एक टेबल ऑप्शन हम यहाँ से ले लेंगे जैसे कि ये वाला। अब आप इसको चाहे सम करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, आप जो चीज़ करना चाहो इसके साथ में कर सकते हो। तो मैं सम करके आपको दिखा देता हूँ। ऑटो सम पे क्लिक करना है, एंटर करना है और देखो यहाँ पे ये डेटा का सम हो गया बहुत आराम से। जो कि डेटा स्टार्टिंग में आपको इस तरह का दिखाई दे रहा था अब वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा। सो है ना मजेदार। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो MS एक्सेल की और आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाह रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आशा करता हूं मेरे पढ़ाने का तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको और भी टॉपिक के बारे में जानना है, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सभी के लिंक दिए हैं। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एक्सेल वर्ड में आप मास्टर ब्लास्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में आगे वीडियो में आपको देने वाला हूँ।